हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम एस सी भारद्वाज फ्रॉम भारद्वाज टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 12 केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में हमने चैप्टर नंबर 1 अध्याय नंबर 1 विलयन शुरू किया है, सॉल्यूशन कहते हैं जिसे, और इसकी आपको 9 वीडियो प्राप्त हो चुकी हैं जिसमें आपको एक एक टॉपिक बता दिया गया है। अब ये चैप्टर समाप्ति की ओर है। आज इसी सीरीज में, आज इसी क्रम में हम 10th वीडियो लेके आपके सामने आए हैं जो है अणुसंख्या गुणधर्म पर आधारित। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हमें पढ़ना है अणुसंख्या गुणधर्म और विलयनों के मुख्य अणुसंख्या गुणधर्म कौन से हैं। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं बच्चों। चलिए हेडिंग लगाते हैं अणुसंख्या गुणधर्म। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अणुसंख्या गुणधर्म। इसे आप क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, आप इसे अणुसंख्या गुणधर्म कहिएगा या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहिएगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर? चलिए तो क्या इसको परिभाषित करेंगे हम, देखिएगा क्या परिभाषित करेंगे इसे हम। वे सभी गुणधर्म पॉइंट नंबर 1 लिख रहा हूं मैं। वे सभी गुण धर्म लिखा बच्चों मैंने। वे सभी गुण धर्म जो विलयन में उपस्थित, एक बार फिर से मैं बोल देता हूं, वे सभी गुण धर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलेय यानी कि सोल्यूट कणों की संख्या। अभी तक हमने लिखा बच्चों, वे सभी गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलेय कणों की संख्या। विलेय का मतलब होता है, जो विलेय होता है कम मात्रा के अनुपात, संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं। बहुत बढ़िया बता रहे हैं आप, कमेंट देख रहा हूं मैं। पर निर्भर करते हैं। तो क्या चीज है ये? वे सभी गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलेय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं। तो क्या कहलाते हैं बेटा प्यारे बच्चों? अणुसंख्या गुणधर्म।
कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो ये क्या है, अणु संख्या गुणधर्म क्या है? ये विलय के कणों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या का एक अनुपात होता है, जिसे आप अणु संख्या गुणधर्म के नाम से जानते हैं। क्लियर होगी बात? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम इसमें? सेकंड पॉइंट लिखेंगे। सेकंड पॉइंट, इस प्रकार के गुणधर्म लिखा बच्चों मैंने, इस प्रकार के गुणधर्म विलय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। तो ध्यान देखिए, तो जो आपका सोल्यूट होता है, जो उसकी केमिकल नेचर है, सपोज कीजिए हमारे पास NaCl है, तो उसका रासायनिक गुण क्या है? वो एक आयनिक है, ये इसका रासायनिक गुण है। और वो कैसा होता है? क्रिस्टलाइज होता है। तो सब क्या है? रासायनिक गुण होते हैं। तो रासायनिक गुण, उसमें बॉन्ड आयनिक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, वैद्युत आकर्षण बल के कारण। तो क्या है, ये उसकी रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे हमेशा, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। ठीक है जी, चलिएगा अब तीसरा पॉइंट लेते हैं इसमें हम। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? तीसरे पॉइंट में लिखेंगे विलयनों के महत्वपूर्ण अणु संख्या। बच्चों लिखा मैंने विलयनों के महत्वपूर्ण अणु संख्या गुणधर्म निम्न है। तो कौन कौन से हैं? चलिए बात करते हैं इनके बारे में। तो पहला कौन सा है इसमें? सबसे पहला ए देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और इसे क्या कहते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। VP का मतलब है वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो गया। चलिएगा इसके बाद सेकंड कौन सा है? डी। क्वथनांक में उन्नयन को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं बच्चों। और इसको क्या कहते हैं?
elevation in boiling point, ये आपका सेकंड है। चलिएगा, इसके बाद थर्ड कौन सा है, तीसरा कौन सा है बताएंगे आप? बताइए, देखता हूं मैं आपके कमेंट देता हूं। ओके, सही बताया आपने। हिमांक में अवनमन। चलिए, बहुत अच्छे, हिमांक में अवनमन। ओके, हिमांक में अवनमन आपने बताया है, बहुत अच्छा बताया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने ये बताया, हिमांक में अवनमन। अवनमन को क्या कहते हैं आप बताएंगे? अच्छा, ठीक, अवनमन का मतलब होता है कमी। अवनमन को हम क्या कहते हैं? कमी कहते हैं। ठीक, हिमांक में अवनमन को क्या कहा, इसको कहते हैं क्या? चलिए लिखते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, दिस इज अबाउट हिमांक में अवनमन। ओके, नेक्स्ट क्या बच्चों, फोर्थ नंबर देखते हैं, इसमें डी। लास्ट क्या आता है? लास्ट आता है इसमें आपका परासरण दाब, और इसको ये आप क्या कहते हैं? ओस्मोटिक प्रेशर के नाम से हम इसे जानते हैं। तो बेटा ये चार हमारे पास क्या है, अणु संख्या गुणधर्म है विलयनों के। इन चारों की हमें 1 बाय 1 बात करनी है, और डिटेल में और सिंपल लैंग्वेज में बात करनी है, जैसा आप सभी को पता है। चलिए, यहाँ तक क्लियर होगी बात? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन की। चलिएगा, ओके बच्चों, चलिए। चलिए, तो अपनी नोटबुक में आप सभी हेडिंग लगा लेंगे, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। पहला पॉइंट ए लेने जा रहे हैं हम, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन पहला हेडिंग है हमारा, और इसको इंग्लिश में हमने भी लिखा था आपके आगे, रिलेटिव lowering in वेपर प्रेशर के नाम से इसे आप जानते हैं। चलिए, अब देखिए बच्चों, कोई भी डेफिनेशन, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले अगर उसको हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर लें, समझ लें, तो वो थ्योरी हमारी फिर समझ में आ जाती है। तो हमने भी आपके लिए ऐसा ही एक विशेष प्रकार
सुझाया है आपको समझाने का कि हम आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंट करें जिससे आप सभी की समझ में आ जाए। तो प्यारे बच्चों देखिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। चलिएगा देखते हैं। देखिए ये हमारे पास कोई जार है प्यारे बच्चों, और इस जार में क्या भरा है बच्चों, इस जार में हमने भरा है क्या, इसे आप क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं आप शुद्ध विलायक। और शुद्ध विलायक का मतलब क्या होगा, यहां पानी होगा, वोटर होगा। समझ गए बेटा, सभी समझ गए। अब क्या हुआ, अब इस जार की जो पैंदी है, ये इस जार की जो ये पैंदी है, ये इसमें क्या होगा बच्चों, आप इसको क्या कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं। वाष्प दाब क्या होता है पहले वे समझिएगा। अब ये आपके पास एक बर्तन है, जार है, इसमें आपने शुद्ध विलायक पानी भरा, ठीक है जी। आपने इसको नीचे से क्या किया, नीचे से हीटअप किया, ओके। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, पानी कब उबलना शुरू होगा, जब कब होगा, जब पानी का जो क्वथनांक है वो कब होगा बराबर, जब वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जब पानी का जो क्वथनांक होता है, जिसे आप बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, वह बिंदु होता है जिस पर पानी उबलने लगता है। और वो कब उबलता है, जब वो टेम्परेचर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो आपने इसको क्या करा, हीटअप किया, तो पानी उबलना शुरू हुआ, और पानी की क्या बननी शुरू हो गई, भाप हो गई। और ये भाप कहाँ आई, ये भाप यहाँ उठनी शुरू हो गई। ये क्या है, पानी की भाप है। अब आप जानते हैं दो प्रोसेस होती हैं जब भी गर्मी ज़्यादा होती है। पहली होती है एवोपरेशन, जिसे आप क्या कहते हैं, वाष्प का बनना। और दूसरी प्रोसेस होती है कंडेंसेशन, जिसे कहते हैं संघनन। जब वो वाष्प ऊपर जाके थोड़ी ठंडी होती है तो क्या होती है, फिर से वो पानी के रूप में नीचे गिरने लगती है। तो बेटा जिस समय ये पानी कंडेंस होगा एवोपरेट के बाद, वाष्पन के बाद, तो ये कहाँ टकराएंगी, इसकी सतह पर टकराएंगी, शुद्ध विलायक की सतह पर। तो उस समय जो शुद्ध विलायक की सतह पर इन बूंदों के द्वारा, इन ड्रॉप्स के द्वारा जो प्रेशर, जो दाब लगाया जाएगा, एक्सर्ट किया जाएगा, उसे ही आप क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। अर्थात शुद्ध विलायक के कणों के द्वारा विलायक की सतह पर लगाया गया दाब ही क्या है, वाष्प दाब है। समझ गए आप, ओके। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिएगा, यहाँ तक आपकी बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वाष्प। तो ये वाष्प उठी ऊपर, ठीक है। और ये क्या हुआ, एक ये साम्य अवस्था बन गई, जितनी आपकी ऊपर उठी थी और लगभग उतनी ही नीचे आ गई। तो इस प्रकार की चीज को साम्य अवस्था कहते हैं। अब सपोज कीजिए पानी के कण की जो थी, ये पानी के शुद्ध विलायक के कण हैं इसके अंदर, क्योंकि सारा ही पानी भरा है। तो ये क्या है, ये शुद्ध विलायक है, इसके अंदर ये शुद्ध विलायक के कण भरे हैं। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि वाष्प दाब क्या होता है, वह दाब जो भी है विलयन है, जो शुद्ध विलायक के कणों के द्वारा विलायक की सतह पर लगाया जाता है, एक्सर्ट किया जाता है, उसे आप वाष्प दाब कहते हैं। यहाँ तक क्लियर समझ में? ओके, चलिए। तो ये आपने क्या ले लिया, शुद्ध विलायक के कण ले लिए थे, ठीक। अब देखिएगा जार नंबर 2 बनाते हैं। ये जार नंबर 2 है। अब इसमें भर दीजिएगा, क्या देखिएगा,
ये जार नंबर 2 है, आपको पता ही है ये क्या है, ये जार नंबर 2। ये क्या है आपका, ये इसके अंदर फिलअप किया आपने क्या, विलियन, ये विलियन है। अब प्यारे बच्चों ये बात मैं आपको बता ही चुका हूं, विलियन दो चीजों से मिलकर बना है मुख्यतः, एक आपका विलेय और एक आपका विलायक, ये आपको पता ही है। तो विलियन में दो प्रकार की चीजें हैं, एक विलेय और एक विलायक। ठीक, चलिए इसके बाद चलिए अब आपके पास जो विलेय है वो कैसा है, मान लीजिए वो आपके पास क्या है, NaCl है। तो ये कैसा होता है, NaCl क्या होता है, नमक, नॉन वोलेटाइल, अवाष्पशील विलेय है ये, यानी जिसका वाष्पन नहीं होता है। तो इसे आप क्या लिख देंगे, इसे कह देंगे आप अवाष्पशील विलेय, इससे आपने कहा अवाष्पशील विलेय। ठीक, नमक। अब ध्यान दीजिए इस केस में उस केस में क्या अंतर है, जब आप इसे हीटअप करेंगे तो क्या होगा, इसको आपको एनर्जी थोड़ी ज्यादा प्रोवाइड करानी पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं सब्जी में हम नमक घेर देते हैं, जब कोई चीज उबालते हैं, कोई राजमा उबाल रहे हैं, चावल उबाल रहे हैं, छोले उबाल रहे हैं, यानी ऐसी कोई चीज जो थोड़ी कठिनाई से बनती है, तो कहा जाता है कि इसमें नमक घेर दीजिए। तो नमक क्या करता है, नमक क्या करता है, जो क्वथनांक है विलायक का उसमें वृद्धि कर देता है। सपोज कीजिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो पानी कितने पर उबलेगा, लगभग 105 डिग्री सेल्सियस पर। तो उस टाइम में क्या होगा, जो चीज़ पानी में पड़ी है, सब्जी है, चना है, छोला जो भी है, उसको ज़्यादा क्या होगी, एनर्जी मिलेगी गैस से, तो वो उबलने में क्या होगा, ज़्यादा सहायक होगा। तो इस कारण से नमक क्या होता है, अवाष्पशील द्रव विलेय के रूप में आता है। अब जब ये नमक का पानी है, तो यहाँ जब आप हीटअप करेंगे तो क्या होगा, वाष्पन होगा। वाष्पन किसका होगा, केवल विलायक के कणों का। तो इसके कंपैरिजन में यहाँ शुद्ध विलायक है और यहाँ क्या है, मिश्रित है विलायक, किसके साथ, नमक के साथ, विलेय के साथ। तो यहाँ जो वाष्पन होगा वो क्या होगा, इसके मुकाबले क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी यहाँ जो वाष्प के कण होंगे वो कम होंगे। तो क्या होगा, जब वाष्प के कण कम होंगे तो वो क्या होंगे, कंडेंसेशन पे, वाष्पन पे क्या करेंगे, प्रेशर यहाँ अप्लाई करेंगे इसकी सतह पर, इसकी सतह पर। अब प्यारे बच्चों समझने की ये बात है, यहाँ तो कणों की संख्या बहुत ज्यादा थी, तो इनके द्वारा जो इस सतह पर प्रेशर लगाया जा रहा था वो क्या था, ज्यादा था। तो यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, वाष्प दाब में अधिकता थी, और यहाँ के पर कणों की संख्या कम है, तो वो भी प्रेशर अपना अप्लाई करेंगे इसकी सतह पर, लेकिन कमी के कारण कणों की वाष्प दाब में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो किसी अवाष्पशील विलेय के मिलाने पर विलयन में उपस्थित जो कमी होती है उसे ही वाष्प दाब में आप आपेक्षिक अवनमन के नाम से जानते हैं। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर कमी कौन कर रहा है, विलायक के वाष्प दाब में जो विलयन के अंदर उपस्थित है नमक कर रहा है। तो इसके कणों की चेन आप कैसे बना सकते हैं, आपने इसके कणों की चेन इस तरह से दिखाई थी, तो इसके कणों की चेन हम इस तरह से दिखा देते हैं। ये क्या है आपके, ये व्हाइट वाले सपोज कीजिएगा पानी के कण हैं, H2O है ये, और ये रेड वाले NaCl के कण हैं। तो यहाँ क्या है, मिश्रण बन गया बच्चों, और जहाँ कोई चीज मिश्रण होती है तो वहाँ प्योरिटी खत्म हो जाती है। ये बात आप सभी जानते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ तक आपको। चलिए, तो ये होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन।
इसे ही हम कहते हैं। चलिए अब इसके बारे में हम लिखते हैं। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गई आपकी, इसे आपको बनाना है एग्जाम के अंदर। इससे आपको क्या होगा, अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। तो अब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, यहां लिख देते हैं। किसी विलायक का विलयन में, बेटा लिखा मैंने, किसी विलायक का विलयन में वाष्प दाब किसी विलायक का विलयन में वाष्प दाब क्या होता है, ठोस अवाष्पशील, नमक की बात हो रही है, ठोस अवाष्पशील विलेय, ठोस अवाष्पशील विलेय। अवाष्पशील विलेय कौन है, वो आपका NaCl है। यहाँ NaCl मिलाने पर क्या होता है, कम होता है। विलेय मिलाने पर कम होता है। तो लिखा मैंने, किसी विलायक का विलयन में वाष्प दाब ठोस अवाष्पशील विलेय मिलाने पर कम होता है। इसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का क्या मतलब है, यहां पर वाष्प दाब बहुत ज्यादा था, कारण क्योंकि यह शुद्ध विलायक था, यानी वो कैसा है, अवाष्पशील विलायक है। और जब कोई वाष्पशील विलायक है, और जब कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है जैसे नमक, तो क्या होता है, वो विलायक के वाष्प दाब में क्या करेगा, कमी कर देगा। तो जब कमी होगी, तो वाष्प दाब में कमी होगी, तो उसका क्या मतलब हुआ, वाष्प दाब में वो उसका आपेक्षिक अवनमन को प्रदर्शित करता है। चलिए यहां तक क्लियर हुई बात। चलिए आपको इतनी बात क्लियर होगी, बहुत अच्छे। पहले आप ये डायग्राम्स रिप्रेजेंट करेंगे एग्जाम पेपर में, उसके बाद ये इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अब इसके बाद बात करेंगे हम अवनमन का कारण, अवनमन का कारण क्या कारण है। देखिए बच्चों, वही कारण है जो हमने आपको बता दिया है, लेकिन लिखनी हर बात पड़ती है, कोई भी चीज हो जाए। लिखेंगे इसमें, विलयन की सतह, जो विलयन है इसकी सरफेस जो है, विलयन की सतह पर विलेय तथा विलायक, यानी जल और NaCl दोनों की बात कर रहा, विलायक, दोनों विलायक, दोनों के क्या होते हैं, दोनों के अणु
उपस्थित रहते हैं, ये बात आप जानते हैं। अतः सतह का विलायक अणु, अतः सतह का विलायक, यानी पानी की बात कर रहा, विलायक अणुओं, पानी की बात करी इसने, विलायक अणुओं द्वारा, विलायक अणुओं द्वारा तो विलायक अणुओं द्वारा घिरा हुआ भाग कम रह जाता है। और बेटा यहाँ देखिए आप, ए वाले में सारा विलायक ही विलायक था, सतह पर भी, उसकी बॉटम में भी और उसके मिडिल में भी, लेकिन विलियन में तो विले भी आ गया ना, तो विलायक क्या हुआ, विलायक अणु द्वारा घिरा हुआ भाग थोड़ा कम हो जाता है। यही बात हमने लिखी है, कम रह जाता है, जिस इसके कारण आगे लिख रहे हैं हम, इसके कारण सतह को छोड़कर जाने, इसके कारण सतह को छोड़कर जाने, यानी जो सरफेस पर थे, कौन, विलायक के कण, सतह को छोड़कर जाने वाले विलायक अणुओं की संख्या, सतह को छोड़कर जाने वाले विलायक अणुओं की संख्या घट जाती है। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई, एक बार देख लीजिएगा फिर हम आगे चलते हैं। अब जब अणुओं की संख्या घट जाएगी तो क्या लिख देंगे, अतः विलायक का वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, घट जाता है। भाई जब विलायक के कण कम हो रहे हैं अणु, तो सीधी सी बात है उसका क्या होगा, वाष्प दाब भी घट जाता है। आगे क्या लिख दें, आगे लिख दें परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप यानी इसका रिजल्ट क्या आता है, दिए गए ताप पर, दिए गए ताप पर, यानी जिस ताप पर ये प्रोसेस हो रही थी उसकी बात कर रहा है, ताप पर विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से
क्या होगा बच्चों? भाई ये एक शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है और ये विलयन का वाष्पदाब है, तो क्या हुआ, यहाँ कमी आई ना, तो क्या लिख देंगे? शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से कम हो जाता है। समझ में आई बात आपके? क्या हुआ? कम हो जाता है। विलायक की वाष्पदाब में कमी। बेटा आगे लिखा है मैंने, विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय की, जो आपने विलयन में विलायक के वाष्पदाब में जो कमी आई वो किसके द्वारा आई? विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय की मात्रा, अवाष्पशील विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है। तो बेटा ये मुख्य कारण होता है किसका? किसका है ये? आपका अवनमन का कारण है, ये अवनमन का कारण है। तो उपस्थित अवाष्पशील विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है, न कि उसकी प्रकृति पर। तो बेटा ये मैंने आपको एक सॉलिड वे में बताई है बात, बहुत ही सरल लैंग्वेज में भी आपको बताई है कि क्या चीज कैसे है। चलिए एक बार मैं आपको ये रिवाइज करा देता हूँ। देखिए जो अवनमन हुआ यहाँ विलयन में, उसका कारण क्या है? विलयन की सतह पर विलेय भी है इसमें और विलायक भी है, दोनों है, दोनों के अणु उपस्थित रहते हैं। अतः सतह का विलायक अणुओं द्वारा घिरा हुआ स्थान या भाग कम रह जाता है। इसके कारण सतह को छोड़कर जाने वाले विलायक अणुओं की संख्या घट जाती है, और जब विलायक के अणुओं की संख्या घटेगी तो क्या होगा? विलायक का वाष्पदाब भी घट जाता है, आपको पता है। परिणाम स्वरूप दिए गए ताप पर विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से कम हो जाता है। भाई जब आप देख रहे हैं विलायक के कण घट रहे हैं तो वाष्पदाब को कौन बनाता है? विलायक के कण ही। जब कण ही घट जाएंगे तो वाष्पदाब तो ऑटोमेटिक घट जाएगा। तो यही तो बात लिखा हमने, विलायक के वाष्पदाब में कमी विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है, न कि उसकी प्रकृति पर। ये आपको हमने शुरू में बताया था, अणु संख्या गुणधर्म क्या होते हैं? जो संख्या पर निर्भर करते हैं, रेशियो पर, बट नॉट इट्स नेचर। केमिकल नेचर हो सकती है जो उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। क्लियर? ओके, चलिएगा इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई हो। अब इसका हम गणितीय रूप देखते हैं। गणितीय रूप क्या है इसका? अब हम गणितीय रूप देखने जा रहे हैं। गणितीय रूप क्या है देखिए, यहां बना लेते हैं गणितीय रूप इसका। बिल्कुल आपको हमने ये सिंपल लैंग्वेज में बताई है बातें सारी, कोई ऐसी बात नहीं है जो आपकी समझ में ना आई हो। चलिए ये अब देखते हैं हम इसका गणितीय रूप। माना, मान रहे हैं बेटा, हर चीज मानी जाती है, आप ये जानते हैं। माना
पी नोट वन क्या है, पी नोट वन, इसे नोट का साइन कहते हैं, जो जीरो से लगाते हैं आप ऊपर। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब लिखते हैं इसे, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, वाष्प दाब, ठीक है, ये आपने माना। पी नोट वन क्या है आपका, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। इसके बाद आपने क्या करा, पी वन क्या है, पी वन क्या है आपका, विलयन का वाष्प दाब है। पी वन विलयन का वाष्प दाब है, ओके, ठीक है। इसके बाद आपने देखा x1 क्या है, x1 लिखा है मैंने। x1 क्या है आपका, विलायक का मोलंस, विलायक का मोल अंश, ठीक है बेटा, ये विलायक का मोल अंश। और x2 क्या है, x2 ये क्या होगा, विलेय का मोल अंश, समझ गए। तो ये बात हमने मानी है। यहाँ पी नोट वन शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, यानी विलायक का वाष्प दाब कब, जब उसकी शुद्ध अवस्था है। P1 क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। X1 क्या है, विलायक का मोल अंश। और X2 क्या है आपका, विलेय का मोल अंश है, ठीक। अब हम जानते हैं किसके नियम से, रोल्ट के नियम से। जो P1 होता है विलयन का वाष्प दाब, वो समानुपाती होता है किसी भी कण के मोल प्रभाज के। तो वो हमने ले लिया है x1। तो इसका क्या मतलब हुआ, इस संबंध का मतलब हुआ कि विलयन का वाष्प दाब समानुपाती होता है विलयन में उपस्थित विलायक के मोल अंश के, ठीक है। चलिए अब इसी बात को क्या लिख सकते हैं अब आप जानते हैं इसमें एक कांस्टेंट हम यूज करते हैं, पी नोट बराबर P1 P नोट 1 x1, ये कांस्टेंट आप यूज करते हैं। P नोट 1 क्या है, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब होगा, आप ऐसा जानते हैं। अब P1 के स्थान पर क्या रख सकते हैं आप, P1 के स्थान पर देखिएगा, P1 के स्थान पर आप रख सकते हैं क्या, क्योंकि आप क्या जानते हैं, यहाँ हम पहले लिख लेते हैं उस बात को जो हम जानते हैं, जिससे आपका कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। डेल्टा P बराबर क्या होता है आपका, डेल्टा P बराबर होता है आपका क्या, P नोट 1 माइनस P1, ये होता है डेल्टा P का मान है। इसे क्या कहते हैं, वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में कमी कहते हैं, ये आपकी वाष्प दाब में कमी कहलाती है, डेल्टा P, ठीक है जी। अब P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 किसका डिफरेंस है, डेल्टा P का डिफरेंस होता है। तो क्या रख सकते हैं अब आप आगे इसमें, P नोट 1 माइनस P1 के, P नोट 1 माइनस P1 के आप आगे रख सकते हैं। इसमें आगे क्या करेंगे, P नोट 1 माइनस P नोट 1 x1 के कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका x1 के हो गया, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे अब देखिए इन दोनों के स्थान पे किसे रख सकते हैं, डेल्टा P को रख सकते हैं। तो डेल्टा P बराबर क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा P बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा P बराबर क्या आ जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ दोनों तरफ क्या है, P नोट 1 P नोट 1 है, तो यहाँ कॉमन ले सकते हैं आप, क्या P नोट 1 को कॉमन कर सकते हैं।
तो ये पी नोट वन आपने कॉमन ले लिया, पी नोट वन, तो अंदर क्या बन गया 1 माइनस x1 बन गया, ठीक है, 1 माइनस x1 आ गया अंदर, ठीक है, ये आ गया आपका 1 माइनस x1 क्या आ गया, ठीक। और x1 प्लस x2 बराबर क्या होता है, वो 1 के बराबर होता है। अब यहाँ कर देते हैं, इससे आगे का बच्चों यहाँ कर लेते हैं। आप जानते हैं क्या, इतनी बात आपकी समझ में आ गई है, चूंकि आप जानते हैं क्या, ये हमने मोल अंश में आपको पढ़ाया था x1 x2 बराबर 1 के होता है, यानी वो एक इकाई होता है, आप ऐसा जानते हैं। तो 1 माइनस x1, आप इसको क्या चेंज कर सकते हैं, आप देखिए इसकी फॉर्म में से चेंज कर सकते हैं, 1 माइनस x1 की फॉर्म में से आप चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस x1 हो जाएगा, ये 1 माइनस x1 हो जाएगा। अब जब आप 1 माइनस x1 है, ये आपके पास वैल्यू यहाँ है, तो 1 माइनस x1 के स्थान पर क्या रख सकते हैं आप, x2 रख सकते हैं। इसलिए समझ में आई बेटा, इसलिए डेल्टा p बराबर क्या कर देंगे, p नोट 1 और 1 माइनस x1 है ये, इसकी जगह क्या रख देंगे x2 कर देंगे बेटा। तो ये आ गया आपका नया संबंध निकल के, तो p नोट 1 x2। और क्या कर सकते हैं, और x2 बराबर क्या कर सकते हैं, x2 बराबर डेल्टा p अपॉन p नोट 1, दिस इज द फाइनल रिलेशन। तो ये हमने इसके बाद यहां शुरू किया था, यहां किया, ठीक है, दिस इज द फाइनल रिलेशन, ठीक। ये हो गया आपका कंप्लीट, समझ गए, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो अब क्या लिख सकते हैं आप, एक लास्ट में लाइन लिख सकते हैं इसके आधार पर, अतः लिखिएगा, यहाँ जगह नहीं है आप लिख लें, अतः विलायक के वाष्प दाब में कमी, जिसे आप डेल्टा पी कह रहे हैं, डेल्टा पी क्या डिफरेंस ही तो है बेटा, किसका, पी नोट 1 माइनस P1 का, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, वही तो है कमी है। तो लिखेंगे अतः विलायक के वाष्प दाब में कमी डेल्टा पी विलय के मोल अंश पर निर्भर करती है। अतः विलायक के वाष्प दाब में कमी डेल्टा पी विलय के मोल अंश, यानी विलय का मोल अंश क्या माना आपने x2 पर निर्भर करती है। लास्ट में ये पॉइंट लिख देंगे। इस प्रकार से आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कंप्लीट होता है। आपको बिल्कुल सरल लैंग्वेज में बताया गया है, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता। एक एक वर्ड का मतलब आपको बताया गया है, कंप्लीट सिखाया गया है, डायग्राम सहित परिभाषा बताई गई, अवनमन का कारण बताया गया और लास्ट में आपको इसका डेरिवेशन भी कराया गया है गणितीय रूप में। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे बेटा। कल आपको अणुसंख्या गुणधर्म का दूसरा टाइप मिलेगा पढ़ने के लिए, तो आप कल हमारे साथ फिर जुड़िएगा। जो भी बच्चे ऑफलाइन हैं और जो बच्चे वीडियो हमारी देखेंगे वो सब भी अपना देखें। तो आज की क्लास में इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा। इस चैनल से आप अपना कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, आपको कोई शुल्क नहीं देना। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।